बेटा ये वीडियो नंबर 4 है आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है आपका ग्लोबल वार्मिंग, एक है ओजोन डिप्लेशन। ये दोनों ही टॉपिक जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल इशू है बेटा। हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के लिए दो बातें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर के एग्जाम में ग्लोबल वार्मिंग पहले एक बार ही आ भी चुका। तो आओ देखो, सबसे पहली चीज़ तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बहुत सीधा सा मीनिंग कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में और ओशन लेवल में टेम्परेचर का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो इसी बात को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। डेफिनेशन देखो, ऑब्जर्व्ड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन। बस दो बातें ध्यान रखनी है, टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ के एटमॉस्फेयर और ओशन में। फिर अब एक अगली चीज आती है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की वजह क्या है। तो कई सारे पॉइंट्स है रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि अगर ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, CO2, मीथेन, ओजोन, इन सब की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़नी शुरू हो जाए तो ये पहला रीज़न बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। दूसरा, अगर आप कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा जलाते हो तो उससे CO2 रिलीज होता है और ये भी एक रीज़न बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटते हो तो आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर में CO2 रह जाएगा, क्योंकि पेड़ों का काम क्या है, फॉरेस्ट का क्या काम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और आपको ऑक्सीजन देना। तो फिर अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो CO2 रहेगा और वो आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनेगा। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री करोगे तो जो एनिमल वेस्ट होता है उससे मीथेन गैस रिलीज होगी और वो मीथेन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का रीजन बनेगा। फिर नेक्स्ट बेटा, कैटल प्रोडक्शन अगर आप करोगे, जैसे मैंने बोल ही दिया ऊपर पीछे की कैटल प्रोडक्शन करोगे तो एनिमल से एनिमल वेस्ट क्रिएट होगा, वो रीजन बनेगा। डिफॉरेस्टेशन रीजन बनेगा। ठीक है। फॉसल फ्यूल अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो वो भी एक रीजन बनेगा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसके अलावा अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो उसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे। ये कुछ इंपैक्ट सीरियल वाइज समझोगे तो लिंक बनेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आइस मेल्ट होने से क्या होगा, फ्लडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। फ्लडिंग से क्या होगा तो नेचुरल डिजास्टर आएगा। नेचुरल डिजास्टर के बाद क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर मतलब जैसे मतलब ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले बोला कि फ्लडिंग होने शुरू हो जाएगी। इन सारी बातों से क्या होगा, इसके बाद जब डिजास्टर आता है, फ्लडिंग होती है, तो इन सारी चीज़ों के बाद बहुत सारी डेडली डिसीज जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोलरा ऐसी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद एक और खास बात कि भाई एनिमल जो पोलर बियर है, ठीक है, और उसके अलावा पेंगुइन है, तो ये कुछ ऐसे एनिमल हैं, ऐसे स्पीसीज हैं जो सिर्फ बर्फ में ही रहते हैं। ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है गायब होने शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा लास्ट इंपैक्ट की सीजन पे असर पड़ेगा। सीजन पे क्या असर पड़ेगा तो आपको ये नजर आएगा कि भाई जो सर्दियां हैं वो छोटी होनी शुरू हो गई है और गर्मियां जो है वो बड़ी होनी शुरू हो गई। इट मीन्स की जो है समर वो लॉन्गर होना शुरू हो गया एज कंपेयर टू विंटर। तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग था। देख लो, एक तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर लेवल बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग होता है। कॉजेस पता होने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन की वजह से, और अगर आप जो है पेट्रोलियम और कोल प्रोडक्ट जलाते हो तो उसकी वजह से, एनिमल वेस्ट की वजह से, फॉसल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, कैटल प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और इफेक्ट क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, फ्लडिंग के चांसेस, डिजास्टर के चांसेस बढ़ेंगे। उसके अलावा जो है उसके बाद की डिसीजेस आएंगी, बीमारियां आएंगी, जो पोलर बियर और पेंगुइन जैसी चीज़ें हैं वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी, एनिमल्स गायब होने शुरू हो जाएंगे और सीजन पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका पहला ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड की तरफ चलिए, ओजोन डिप्लीशन। पहले आप ये समझिए कि एनवायरनमेंट में चारों तरफ एक ओजोन लेयर है जिसका काम है यूवी रेडियन को अर्थ तक आने से रोकना। यूवी रेडियन अगर अर्थ पे आएगा तो ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम की स्किन डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है या एनिमल है और ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है यूवी रेडियन। तो इसीलिए हमें करना क्या है, हमें ओजोन डिप्लेशन को रोकना है। ठीक है। ओजोन डिप्लेशन के बारे में देखो लिखा क्या है, मीनिंग क्या है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर में ओजोन का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, और इसके पीछे रीजन क्या है, मैन मेड CFC। CFC का फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अगर आपके इन्वायरमेंट में जो ओजोन लेयर है चारों तरफ, अगर उसका डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, और क्यों होना शुरू होता है? ड्यू टू मैनमेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसी बात को हम ओजोन डिप्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन के होने के पीछे की वजह है हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपको ध्यान रखना है, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्लोरीन और ब्रोमीन बढ़ जाते हैं तो इसी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है। ठीक है, एक चीज और, जो CFC गैस है वो सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? तो आपको पता होना चाहिए AC और रेफ्रिजरेटर में पहले यही गैस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होती थी, अभी इसको फ्रीज कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, इंपैक्ट क्या पड़ेगा? हमारी बात पहले ही हो गई, ह्यूमन के लिए स्किन डिसीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के लिए भी हार्मफुल होगा। तो फिर इसको रोकने के लिए हमने क्या क्या स्टेप लिए हैं? तो इसको रोकने के लिए बेटा यूनाइटेड नेशन और उसके मेंबर कंट्रीज, जो यूनाइटेड नेशन है और जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज है, इन सब ने मिलकर एक ट्रीटी मीन्स एक एग्रीमेंट कर लिया था। एग्रीमेंट ये कि हम 2013 तक हम फ्रीज कर देंगे किस चीज को? तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC। 2013 तक हम CFC के कंजम्पशन और प्रोडक्शन को फ्रीज कर देंगे, रोक देंगे। ये डिसाइड किया यूनाइटेड नेशन और उसके मेंबर कंट्रीज ने, और इसी एग्रीमेंट को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। इंडिया भी इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर है। लंदन अमेंडमेंट में, जब लंदन में इसमें चेंजेस किए जा रहे थे, तो लंदन अमेंडमेंट में 17/9/1992 मतलब कि 1992 में इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए ओजोन डिप्लेशन। मैं एक बारी बातें रिपीट कर देता हूं अपनी ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड। पहले मीनिंग, इन्वायरमेंट में चारों तरफ ओजोन लेयर है, उसका डिस्ट्रैक्शन होना, उसका डिप्लेशन होना ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये क्यों होता है? तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ऐसा होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC और रेफ्रिजरेटर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। अगर ये हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी? स्किन डिसीज होगा ह्यूमन को, और एनिमल और जो आपका प्लांट्स है उनको भी हार्म होगा, जो टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक दोनों में से कोई भी है। इसको रोकने के लिए क्या किया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया यूनाइटेड नेशन उसके मेंबर कंट्रीज के थ्रू। और क्या प्लान था? प्लान ये था कि हम 2013 तक फ्रीज कर देंगे CFC के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को। क्या इंडिया भी इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर है? तो हाँ, 1992 में इंडिया ने भी इस प्रोटोकॉल को साइन किया था कि हम भी CFC के यूज को रोक देंगे। तो ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इसे कवर कर लेना।